कोलाइड शब्द की उत्पत्ति कोला और ओइड दो शब्दों से हुई है। कोला का मतलब होता है गम, गम मतलब गोंद, गम मतलब गोंद, और लाइक गोंद जैसी संरचना को क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। गोंद जैसी संरचना जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे। कोलाइड, मृदा कोलाइड जो होता है, कोलाइड विज्ञान के जनक जो है, कोलाइड विज्ञान के जनक, कोलाइड विज्ञान के जनक थॉमस ग्राहम, थॉमस ग्राहम। दूसरी चीज, कोलाइड का आकार जो होता है, ऐसे मृदाकण जिनका आकार 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है, मिली माइक्रोन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। मृदा कोलाइड जो है उसमें कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। मृदा कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। मृदा कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक कोलाइड। कार्बनिक कोलाइड व अकार्बनिक कोलाइड। कार्बनिक कोलाइड में केवल और केवल जो है वो ह्यूमस शामिल किया जाता है, ह्यूमस को कार्बनिक कोलाइड में शामिल किया जाता है। अकार्बनिक कोलाइड में सिलिकेट क्ले व आयरन व एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें शामिल किए जाते हैं। सिलिकेट क्ले जो है वो पुनः 3 भागों में बांटा गया है हमारी किताब में। वैसे तो कई प्रकार की होती है। तो मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट के बाद में है केओलिनाइट। ये 3 तरह की होती है। तो मृदा कोलाइड को 2 भागों में बांटा है और अकार्बनिक कोलाइड को भी 2 भागों में बांटा गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है धन आयन विनिमय क्षमता। अगला क्वेश्चन क्या है? धन आयन विनिमय क्षमता। धन आयन विनिमय क्षमता क्या होती है? एक किलोग्राम शुष्क मृदा का धन आयन अधिशोषण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धन आयन विनिमय क्षमता कहलाती है। 1 किलोग्राम शुष्क मृदा का धन आयन अधिशोषण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धन आयन विनिमय क्षमता कहलाती है। इसकी इकाई जो होती है वो होती है सेंटीमोल पर केजी, ये इसकी इकाई होती है। उसके बाद में हम बात करें धन आयन विनिमय क्षमता की, तो विभिन्न क्ले की धन आयन विनिमय क्षमता अलग अलग होती है। तो जैसे ह्यूमस की धन आयन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल। उसके बाद में हम बात करें मोंटमोरिलोनाइट की धन आयन विनिमय क्षमता 60 से 100 होती है, मतलब 80 हम एवरेज में लिख सकते हैं। उसके बाद में केओलिनाइट की धन आयन विनिमय क्षमता जो होती है वो 3 से लेकर के 15 होगी, मतलब अगर परिसर में बात करें तो 8 कह सकते हैं। उसके बाद में आता है वर्मिकुलाइट की धन आयन विनिमय क्षमता 150। और उसके बाद में इलाइट की धन आयन विनिमय क्षमता जो है वो 20 से 40 होती है। तो ये विभिन्न क्ले की धन आयन विनिमय क्षमता यहाँ पर लिखी है और धन आयन विनिमय क्षमता की परिभाषा क्या होती है आप आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा पीएच। मृदा पीएच किसे कहते हैं? तो मृदा पीएच की सबसे पहले अवधारणा जो दी है वो डब्ल्यू सोरेनसन ने दी है। मृदा पीएच मृदा विलयन में उपस्थित
मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या कहलाती है? मृदा पीएच कहलाती है। मृदा पीएच अवधारणा जो है, मृदा पीएच की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? एसपीएल सोरेनसन ने दी। पीएच मीटर सबसे पहले किसने खोजा? पीएच मीटर तो अर्नोल्ड बेकमैन द्वारा खोजा गया, अर्नोल्ड बेकमैन के द्वारा खोजा गया, अर्नोल्ड बेकमैन। बात करें इसके फॉर्मूले की तो इसका सूत्र क्या होता है? इसको किस में व्यक्त करते हैं? माइनस log 1 हाइड्रोजन आयन, इसमें हम इसे व्यक्त करते हैं। उसके बाद में पीएच मीटर जो होता है वो 0 से 14 होगा। 7 उदासीनता का प्रतीक है। 7 किसका प्रतीक है? उदासीनता का प्रतीक है। और 7 से 14 जो होता है वो क्षारीयता, और उसके बाद में 0 से 7 जो है वो अम्लीयता दर्शाती है। क्या दर्शाती है? अम्लीयता को दर्शाती है। ये मृदा पीएच की बात हमने कर ली। उसके बाद में हम अब बात करेंगे आगे अम्लीय मृदा सुधारक। तो अम्लीय मृदा सुधारक क्या होते हैं? पहली बात तो हम बात करेंगे अम्लीय मृदा क्या होती है। अम्लीय मृदा होती है हाइड्रोजन आयन युक्त मृदा। आयन युक्त मृदा कौन सी मृदा होगी? अम्लीय मृदा होगी। अम्लीय मृदा सुधारक क्या होंगे? तो सुधारक जो होते हैं वो होते हैं अम्लीय मृदा सुधारक होंगे जैसे कि चूना पदार्थ, चूना पदार्थ। और चूना पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें 20% कैल्शियम कार्बोनेट या 10% से लेकर के 20% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चूना पदार्थ कहते हैं। तो कौन कौन से चूना पदार्थ हैं? सबसे पहले चूना पत्थर है, CaCO3 चूना पत्थर, ये भी एक चूना पदार्थ है। दूसरा है डोलोमाइट, CaCO3.MgCO3, इसे हम डोलोमाइट कहते हैं। उसके बाद में आ जाता है CaO बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, क्विक लाइम इसे हम कह देते हैं। उसके बाद में नंबर 4 आता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ऐसे ही जो है वो कई तरह के प्रकार और है। मारलाइम का फॉर्मूला वही CaCO3। खड़िया जो होता है, खड़िया को हम चाक कहते हैं। क्या कहते हैं? चाक, इसका भी CaCO3 है। और झोंका भट्टी धातुमल, झोंका भट्टी धातुमल, ये भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, CaSiO3। तो ये क्या है? अम्लीय मृदा सुधारक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? चूना पदार्थ कहते हैं। तो अम्लीय मृदा का सुधार किसके द्वारा किया जाएगा? चूना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दही। दही क्या होता है? दही एक किण्वित दुग्ध पदार्थ क्या है? किण्वित दुग्ध पदार्थ है जिसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 10 घंटे के लिए रखकर प्राप्त किया जाता है। उसमें जामन कितना मिलाया जाता है? जामन जो मिलाया जाता है वो 1 से लेकर के 2% जामन मिलाया जाता है। तो ऐसा दुग्ध पदार्थ जिसको 1 से 2% जामुन मिलाकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 10 घंटे रखकर प्राप्त किया जाता है, उसे दही कहते हैं। यह एक किण्वित दुग्ध पदार्थ है। दही की बात करें तो पेट संबंधित रोगों में उपयोगी है, रोगों में उपयोगी है।
उसके बाद में इसमें जो जामन मिलाया जाता है वो प्राकृतिक जामन होता है। दूसरा है कृत्रिम जामन। प्राकृतिक जामन और कृत्रिम जामन होता है। और एक है प्रयोगशाला में जिसे तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं हम शुद्ध कल्चर। क्या कहते हैं? शुद्ध कल्चर कहते हैं। तो जामन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, ऐसे बैक्टीरिया जो है वो दही में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, दही में जो है वो लैक्टिक अम्ल की मात्रा भी पाई जाती है। लैक्टिक अम्ल के कारण ये पेट संबंधित रोगों में उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या है? आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने हेतु आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने हेतु जो यंत्र प्रयोग में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व क्यों ज्ञात किया जाता है? दूध में पानी व सप्रेटा दूध की मिलावट पता करने हेतु। तो लैक्टोमीटर से आपेक्षिक घनत्व क्यों ज्ञात किया जाता है? क्योंकि दूध में पानी और स्प्रेटा दूध की अगर मिलावट होगी तो उसके आपेक्षिक घनत्व में कमी या वृद्धि हो जाती है। दूध का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व जो होगा वो 1.028 से लेकर के 1.032 होता है। और जल का आपेक्षिक घनत्व सदैव 1 होता है। और उसके बाद में सप्रेटा दूध का आपेक्षिक घनत्व की बात करें, सप्रेटा दूध स्किम्ड मिल्क जिसमें से क्रीम निकाल ली जाती है, ऐसे दूध को सप्रेटा मिल्क कहते हैं, उसका 1.038 होता है। और क्रीम की बात करें वसा की, तो वसा का आपेक्षिक घनत्व 0.93 होता है। तो ये लैक्टोमीटर की बात हमने की है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं गर्बर मशीन व ब्यूटायरोमीटर। गर्बर मशीन जो होती है उससे वसा परीक्षण करते हैं। वसा परीक्षण, दोनों यंत्र जो है वो वसा परीक्षण में काम में लिए जाते हैं। ये जो है आयतनात्मक विधि है। कौन सी विधि है? गर्बर विधि जो है आयतनात्मक विधि है। वसा ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। ब्यूटायरोमीटर में 10.75 ml दूध भरा जाता है। 10.75 ml दूध भरा जाता है। उसके बाद में H2SO4 भरा जाता है और एमाइल एल्कोहल भरा जाता है। एमाइल एल्कोहल उसमें भरा जाता है। तो ये गर्बर मशीन की बात की है। गर्बर मशीन जो है वो उसमें ब्यूटायरोमीटर को रख करके और आरपीएम चलाए जाते हैं, तो 5500 आरपीएम तक घुमाया जाता है। 5500 आरपीएम तक उसको घुमाया जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं 1 मिनट में 1100 आरपीएम चला सकते हैं, या 5 मिनट में 5500 आरपीएम उसे चलाया जाता है। यह अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य। कौन से सिद्धांत पर काम करेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन से सिद्धांत पे काम करेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। ब्यूटायरोमीटर में दूध H2SO4 एमाइल एल्कोहल को भर करके उसे गर्बर मशीन में रखा जाता है और उसे फिर घुमाया जाता है, जिससे कि उसमें वसा जो है वो स्टेम में आ जाती है। किस में आ जाती है? स्टेम में आ जाती है, और इस प्रकार से वसा ज्ञात कर ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? ऐसी शर्करा जिसमें शर्करा अणु शुगर मॉलिक्यूल जो है वो 10 या ज्यादा होते हैं। 10 या ज्यादा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉली मतलब बहु, सेकेराइड मतलब, तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पॉली और सेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत शर्करा जिसमें पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को नॉन शुगर भी कहते हैं। नॉन शुगर,
ये अशर्करा है, उसके बाद में स्वाद रहित होती है, स्वाद रहित कैसी होगी, स्वाद रहित होती है। आगे हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, सरल पॉलीसेकेराइड और जटिल पॉलीसेकेराइड। सरल पॉलीसेकेराइड और जटिल पॉलीसेकेराइड। सरल में क्या क्या आ जाते हैं, स्टार्च, दूसरा है स्टार्च के बाद में सेल्यूलोज, तीसरा है एमाइलम, एमाइलम मतलब ग्लाइकोजन जिसको कह देते हैं, ग्लाइकोजन, चौथा है इनुलिन। तो इस प्रकार की शर्कराएं सरल पॉलीसेकेराइड कहलाती है। और उसके बाद में जटिल में आ जाता है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, दूसरा है लिग्निन, ये जो शर्कराएं हैं, और तीसरा पेक्टिन, पेक्टिन ये जो है वो जटिल पॉलीसेकेराइड है। हेमीसेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन। पेक्टिन फलों के रस में पाया जाता है, स्टार्च जो है वो आलू में पाया जाता है, उसके बाद में सेलुलोज जो है वो भूसे में और कई सारे रेशों में और पुरानी लकड़ी में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में उपस्थित होता है। इनुलिन, इनुलिन जो है वो कंपोजिटी कुल की फसलें जैसे प्याज, लहसुन और आदि में पाया जाता है। और यह जो है फ्रक्टोज का व्यावसायिक उत्पादन भी इनुलिन के द्वारा किया जाता है। यह आपका था पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के केस में आप उसका फॉर्मूला वगैरह ये सब चीजें भी याद कर सकते हो। इनमें ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। बंध कौन सा पाया जाता है, बंध जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक, कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रीम। अगला क्या है, क्रीम। वह है दुग्ध पदार्थ जिसे दूध से अलग किया जाता है, दूध से अलग किया जाता है, जिसमें न्यूनतम वसा जो है वो कितनी होगी, न्यूनतम वसा 20% होना चाहिए, होना चाहिए। जिसमें न्यूनतम वसा 20% होना चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, क्रीम कहते हैं। क्रीम जो है वो 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 3 तरह की। सबसे पहले पतली क्रीम, उसके बाद में मध्यम क्रीम और लास्ट है गाढ़ी क्रीम। गाढ़ी क्रीम, गाढ़ी क्रीम को हम रिच क्रीम भी कहते हैं, रिच क्रीम। मध्यम क्रीम को हम व्हिपिंग क्रीम कहते हैं, व्हिपिंग क्रीम। और पतली क्रीम को हम टेबल क्रीम कहते हैं, टेबल क्रीम। तो जिस क्रीम में जो है वो 20% वसा पाई जाती है, 20 से 25% वसा जिसमें पाई जाती है, उसे हम क्या कह रहे हैं, पतली क्रीम कह रहे हैं। जिसमें 25 से लेकर के 45% वसा पाई जा रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, मध्यम क्रीम कह रहे हैं। और जिसमें 45% से अधिक वसा पाई जाती है उसे हम क्या कह रहे हैं, गाढ़ी क्रीम कह रहे हैं। ये तो आपका क्या हो गया। अच्छा, क्रीम निकालने की जो विधि है वो हम क्रीम सेपरेटर द्वारा क्रीम निकालते हैं। किसके द्वारा निकालते हैं, क्रीम सेपरेटर, क्रीम सेपरेटर द्वारा जो है वो क्रीम निकाली जाती है। ये क्रीम की बात हमने कर ली। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे पोषक तत्वों के उपलब्ध रूप। तो कौन से पोषक तत्व पौधों के द्वारा किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं उसे हम कहते हैं पोषक तत्वों के उपलब्ध रूप। तो पोषक तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो जल व हवा से लिए ही जाते हैं। उसके बाद में नाइट्रोजन की बात कर लेंगे तो NH4 प्लस व NO3 माइनस के रूप में लिए जाएंगे। फास्फोरस जो है वो H2PO4 माइनस के रूप में लिया जाता है सबसे ज्यादा। उसके बाद में अगर बात करें पोटेशियम की तो K प्लस, उसके बाद में कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम प्लस प्लस, मैग्नीशियम Mg प्लस प्लस, और उसके बाद में है सल्फर। तो सल्फर को सल्फेट के रूप में लिया जाता है। किस रूप में लिया जाता है, सल्फेट के रूप में। ऐसे ही एमओ को जो है MOO4 माइनस, बोरोन को जो है वो BO3 माइनस इस रूप में लिया जाता है। बाकी सबको जो है वो प्लस के रूप में लिया। अच्छा, एक और है क्लोराइड।
क्लोरीन जो होता है उसको भी हम क्लोराइड के रूप में पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। बाकी सभी को जो है वो धनायन के रूप में ग्रहण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पोषक तत्वों के मैंने कुछ लिख दिए हैं, बाकी सभी को जो है वो किस रूप में ग्रहण किया जाएगा, धनायन के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको दोनों रूपों में ग्रहण किया जाता है। अगला आता है CN अनुपात। तो मृदा में कुल कार्बन की मात्रा व कुल नाइट्रोजन की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, CN अनुपात कहलाता है। तो CN अनुपात के लिए ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन की कुल मात्रा बटा नाइट्रोजन की कुल मात्रा, कार्बन की कुल मात्रा बटा नाइट्रोजन की कुल मात्रा, इसे हम CN अनुपात कहते हैं। तो विभिन्न चीजों के CN अनुपात, जैसे सूक्ष्म जीव का जो CN अनुपात होता है वो 4 से 9 अनुपात 1। उसके बाद में जीवाणु का भी वही होता है 4 अनुपात 1 या 5 अनुपात 1। कवक का जो होता है 10 अनुपात 1। मृदा का जो होगा वो 8 अनुपात 1 से 8 से लेकर के 15 अनुपात 1 होता है। तो एवरेज हम मानते हैं 12 अनुपात 1। कितना मानते हैं। उसके बाद में ह्यूमस का 10 अनुपात 1। भूसा का जो होता है वो 100 अनुपात 1 होता है। FYM गोबर की खाद व दलहन, इनका दोनों का सेम है 20 से 30 अनुपात 1। ये विभिन्न CN अनुपात यहाँ पर दिए गए हैं। CN अनुपात का महत्व इतना सा है कि ये सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालते हैं। अगर CN अनुपात ज्यादा है तो सूक्ष्म जीवों में प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी। CN अनुपात जो है वो कम है, मतलब संकीर्ण है, छोटा है, जैसे 10 अनुपात 1 है, तो उसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक होगी क्योंकि वहां भोजन अधिक उपलब्ध होता है। तो ये आपका क्या हो गया, CN अनुपात हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे CN अनुपात के बाद में नाइट्रीकरण। अगला क्या है, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण क्या होता है, अमोनियम का जो है वो नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण में 2 प्रक्रियाएं शामिल होती है। पहला है अमोनियम से लेकर के जो है अमोनियम से लेकर के और NO2 तक। कहां तक, NO2 तक बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। क्या आ जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। और ये जो है वो वायवीय प्रक्रिया है, वायुवीय प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है ये, वायुवीय प्रक्रिया है। उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया होती है NO2 से जो है NO3, नाइट्रोबैक्टर इसमें काम आएगा, नाइट्रोबैक्टर। और ये भी कौन सी प्रक्रिया है, वायुवीय प्रक्रिया है, वायुवीय प्रक्रिया। तो ये हो गया आपका नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, मतलब अमोनिया का नाइट्रेट में परिणित होना ही नाइट्रीकरण कहलाता है। यह एक वायवीय प्रक्रिया है, इसमें वायवीय सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नाइट्रीकरण के बाद में पास्तुरीकरण। इसकी बात करेंगे, पास्तुरीकरण। पास्तुरीकरण क्या होता है, निश्चित ताप पर निश्चित समय के लिए, निश्चित ताप पर निश्चित समय के लिए दूध को उबालना या गर्म करना क्या कहलाता है, पास्तुरीकरण कहलाता है। जिससे हानिकारक सूक्ष्म जीव जो है, हानिकारक सूक्ष्म जीव, जिससे हानिकारक सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और जो दूध के मूल्य हैं, दूध के मूल्य जैसे कि उसमें वसा की मात्रा है, क्रीम है, वो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके स्वाद पर, उसके भौतिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं,
पास्तुरीकरण कहते हैं। इसकी खोज किसने की? लुईस पाश्चर ने। इसकी खोज किसने की? लुईस पाश्चर ने की। पास्तुरीकरण जो है वो दो प्रकार का होता है। प्रकार कितने हैं पास्तुरीकरण के? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एलटी एलटी। एलटी एलटी का मतलब है लो टाइम लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मतलब कम ताप अधिक समय। कम ताप अधिक समय। तो कम ताप अधिक समय में हम जो है वो कितना रखते हैं? 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। तो ये हो जाता है कम ताप अधिक समय। उसके बाद में आता है HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मतलब उच्च ताप कम समय। उच्च ताप कम समय। इसमें आ जाता है टेम्परेचर जो रखते हैं हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड के लिए इसे हम जो है सतत पास्तुरीकरण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सतत पास्तुरीकरण भी कहा जाता है। ये था आपका पास्तुरीकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्तुरीकरण के बाद में। तो इस वीडियो में हमारे पास इतनी टर्म्स थी, तो ये टर्म्स आपके समझ में आई होगी और इन टर्म्स को जो है बोर्ड परीक्षा में आने के बाद में इसी प्रकार से वहां पर लिखा जाए। ठीक है, इस वीडियो के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।